दोनों मुद्दों पर पूरी तरीके से योगी सरकार फेल साबित हुई है। अगर हम कोरोना की बात करें, काफी समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन का नियम लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाइए, बेड का इंतजाम करके रखिए। ये कोरोना का संक्रमण, इसको लेकर निश्चिंत मत रहिए, गहरी नींद में मत सोइए। लेकिन योगी सरकार ने किया क्या? जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलना हो, टीम 11 बना दी अधिकारियों की, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर किसी को बीमारी होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डीएम के पास नहीं जाएगा। आप आईएएस अधिकारियों को रखते, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट को भी साथ में रखते, डॉक्टर्स को भी साथ में रखते, नहीं किया आपने। 31 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आ गया, योगी सरकार का, कि 1.5 लाख बेड इंतजाम कर लिए उन्होंने। अगर 1.5 लाख बेड का इंतजाम हो चुका है, तो क्यों ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं कि एम्बुलेंस 7-7 घंटे घूम रही है और उसके बाद व्यक्ति की मौत हो जा रही है? क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि वाराणसी में अजय शुक्ला, जो एक समर्पित भाजपा के नेता थे, चिकित्सा के अभाव में उनकी मौत हो गई। इसी लखनऊ के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, और अधिकारी अपना फोन बंद करके भागे फिर रहे हैं। आपने कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने के लिए जो गंभीरता और जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, उसको नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में लगे रहे। कहां है 1.5 लाख बेड? कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? क्यों नहीं हो रही है टेस्टिंग ठीक संख्या में? मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में इस तरफ कर दीजिए, सीधे कर दीजिए। पानी की समस्या और सारी समस्याएं विद्यमान है। लोग अपनी बात कर ही कह रहे हैं, लेकिन उसका जो है निदान नहीं हो रहा है। आज हालत यह है कि छींके पूरा फैले हुए हैं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से अभी तय किया है, हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम कल जो है सुबह से हम लोग नाश्ता, भोजन, सब चीज का बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमारे डीएम महोदय आके जो है समस्याओं का समाधान नहीं करें। अभी 3 दिन पहले योगी सरकार ने अपनाया। क्यों इतना विलंब किया आपने? ये एक अच्छा मॉडल था, उसको आप पहले से अपना सकते थे, आपने नहीं किया। होम आइसोलेशन में 90% लोग दिल्ली के अंदर ठीक हुए, यानी घरों में कोरोना के मरीजों को रखकर उनको ऑक्सीमीटर हाथ में देकर, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता था, उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता था। जिसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता था, वो घर में ही रह के टेली मेडिसिन के जरिए, टेलीफोन पे चिकित्सीय परामर्श के जरिए उन मरीजों को ठीक किया गया, जिनकी संख्या लगभग 90% है। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाए गए, यानी जो कोरोना के मरीज ठीक हुए, मैं समझता हूं वो भी एक कोरोना वॉरियर है, कोरोना के योद्धा हैं, जो कोरोना संक्रमण से ठीक होते हैं और वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करके प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा रखाते हैं, और वही प्लाज्मा दूसरों का जीवन बचाने के लिए काम आता है। ये प्लाज्मा बैंक दूसरा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तीसरा, टेस्टिंग जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कराई है, आप जानकर हैरान होंगे, पूरे देश में प्रति 10 लाख 9 से 10 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में अकेला ऐसा राज्य है दिल्ली, जहां पे प्रति 10 लाख 46 से 47 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है दिल्ली। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में 46,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। हमने 2.5 करोड़ की आबादी में 9 लाख टेस्टिंग की है, योगी सरकार ने 24 करोड़ की आबादी में 17 लाख टेस्टिंग की है। टेस्टिंग को रोकना कोई अच्छा फैसला नहीं है, टेस्टिंग कम करना
कोई अच्छा फैसला नहीं है। नो एफआईआर, नो क्राइम, नो टेस्टिंग, नो केस के फॉर्मूले पे अगर योगी सरकार चलेगी तो इस कोरोना के संकट से नहीं निपट पाएगी। इसलिए कम से कम प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग कीजिए। दिल्ली में 42 लैब है टेस्टिंग के, उत्तर प्रदेश में 34 लैब है टेस्टिंग के। हर जिले में कम से कम 1 लैब बनाइए, कम से कम 75 लैब तो बनाइए। जहां ज्यादा आबादी है वहां ज्यादा लैब बनाइए। टेस्टिंग ज्यादा कीजिए। ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर बेड का हमने जरूरत से ज्यादा इंतजाम करके रखा। आपने देखा होगा कि कई बार खबरें आई यहां बेड नहीं मिल रहा, वहां। उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कोरोना ऐप जारी किया केजरीवाल सरकार ने कि आप ऐप पे ही देख सकते हैं किस अस्पताल में कितना बेड खाली है। तो ये सारे प्रयोग एक सक्सेसफुल मॉडल, एक सफलतापूर्वक मॉडल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अपनाया और इस कोरोना की महामारी से, इस बड़े संक्रमण से लड़कर आज वहां पर कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं योगी सरकार से अपील करूंगा कि आप दिल्ली मॉडल का अध्ययन करा के कुछ एक्सपर्ट्स वहां पे भेज के, क्योंकि ये कोई आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये वक्त है कि हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें और इस पर जीत पाएं। तो दिल्ली का जो मॉडल है उसमें कैसे सफलता मिली और कैसे कोरोना केसेस वहां कम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करा के वो सारा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू कीजिए। ये हम आपसे अपील करते हैं। अब बस जो दिल्ली में हमने करके दिखाया। पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की और जान बचाने को प्राथमिकता दी। सिर्फ केजरीवाल सरकार ही थी जो टेस्ट के रेट कैप करने का फैसला ले सकती थी। इसके साथ साथ केजरीवाल सरकार ने जिस आक्रामकता के साथ अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई, धार्मिक संस्थानों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कई सारे कोरोना सेंटर तैयार किए और फिर हर अस्पताल में बेड्स की उपलब्धता के लिए ऐप लॉन्च किया। इससे बाकी राज्यों के लिए खड़ा हुआ एक उदाहरण। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन के जरिए हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने से अस्पतालों की भीड़ और भागदौड़ से बचा लिया गया। केजरीवाल सरकार ने इन मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर पर ही ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए गए। आपको ये भी बता दें कि वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही थी जिसने देश में पहली बार प्लाज्मा बैंक शुरू किया, जिसकी देखा देखी अब बाकी राज्य भी इस राह पर चल पड़े हैं। केजरीवाल सरकार ने हमारे कोरोना वॉरियर्स की चिंता में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान खो देने वाले कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को 1 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया। कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त अगर उनमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस दिल्ली मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश भर में लागू करने की सलाह दी है। कोरोना से लड़ाई में सबको एक बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती और दूसरे के अच्छे कामों से सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि बाकी राज्य सरकारें भी दिल्ली मॉडल से सीख लेकर अपने अपने राज्यों में दिल्ली जैसे सकारात्मक सरकार को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। ज्वालामुखी के पहाड़ पे शांति से बैठ के विस्फोट का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सारे कदम जो बेड बढ़ाने से लेके प्लाज्मा बैंक बनाने तक को लेकर हैं उसको करना चाहिए। दूसरी बात है क्राइम की। इस समय उत्तर प्रदेश में अपराध इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बची नहीं। योगी राज को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, यहां तो कोई कानून व्यवस्था बची नहीं। संजीत यादव के परिवार से कल मैं मिला था। 32 दिन पहले उनका अपहरण होता है। परिवार के लोग बार बार पुलिस वालों के पास चक्कर लगाते हैं और जो परिवार के लोगों ने बताया, पिता ने बताया, वो बहुत हैरान करने वाला आपके लिए और हमारे लिए है कि 26 बार अपराधियों ने उनके फोन पर फोन करके धमकी दिया और पैसे मांगे। 1-2 बार नहीं, 26 बार। अगर 26 बार फोन करने के बाद भी अपराधियों को सर्विलांस पे नहीं ले सकती यूपी पुलिस, अगर 26 बार फोन करने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है यूपी पुलिस, तो ये बहुत साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस और उन अपराधियों की मिलीभगत थी जिसके कारण संजीत यादव की हत्या हुई।
और ये बात उनका परिवार चीख चीख कर रो रो के कह रहा था। 30 लाख रुपए उसी परिवार से अरेंज कराया गया। कभी आप लोगों ने इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि परिवार से ही पैसा अरेंज करा के अपराधियों को देने की बात कही गई और अपराधी लेके उसको चंपत हो गए, पैसा भी ले गए और बेटे की हत्या भी कर दी। तो ये एक बहुत गंभीर पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का मामला है। संजीत यादव अपहरण और हत्या का कांड। इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह सजा दिलाई जाए, उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, पत्रकार विक्रम जोशी का मामला हुआ, उसमें भी यही 5 दिन पहले अपने भांजी के साथ छेड़खानी की एप्लीकेशन उन्होंने दी और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। 2 घंटे पहले वो पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद उनको नहीं मिलती। शुभम मणि त्रिपाठी का उन्नाव के पत्रकार का मामला, तो उत्तर प्रदेश में न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न माताएं बहनें सुरक्षित, न कर्मचारी व्यापारी सुरक्षित। मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा है। गोंडा में बरामदगी हुई है उस बच्चे की, लेकिन 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। यहां 30 लाख की फिरौती संजीत यादव के केस में मांगी जा रही है। तो योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इसको रामराज्य बनाने वाले थे, आपने तो फिरौती प्रदेश बना दिया। हर जगह अपहरण हो रहा, हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है और कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस तरह की तानाशाही आपकी, सबके खिलाफ आप मुकदमे लिखते फिरते हैं। एक आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया और उनका अपराध क्या है? उन्होंने कहा साहब एक खबर आई है चीन के मीटर बदल के देसी मीटर लगाए जाएंगे। अरे आपने चीन से मीटर आयात किया, आपने घरों में लगवाया चीन का मीटर, उपभोक्ता ने एक बार पैसा दे दिया, अब आपकी सनक को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता दोबारा मीटर का पैसा देंगे। अब चाइना मीटर हटेगा, देसी मीटर लगेगा। और उस खबर को अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख देते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से योगी सरकार से बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये पुलिसिया तानाशाही, ये सरकारी तानाशाही, ये एफआईआर और डंडे के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने की कोशिश मत कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है, डंडे से नहीं चलता, गुंडागर्दी से नहीं चलता, तानाशाही से नहीं चलता। आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश मत कीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए एक हेल्पलाइन जो जारी की थी, उसकी हमने समीक्षा भी की है। उसकी भी रिपोर्ट हम आपको 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे कि किस तरह के केसेस हर जिले में हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना हर जिले की हम आपको रिपोर्ट देंगे कि किस तरह का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी कोरोना और क्राइम को लेकर, और मैं यही मांग करूंगा योगी जी से कि आप गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए थे। आपकी सरकार में गुंडाराज भी चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। आप इस प्रदेश को जाति और धर्म के चक्कर में उलझाकर अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और जनता के हित में काम कीजिए। कोरोना कैसे रुकेगा, क्राइम कैसे रुकेगा, उसके लिए ठोस कदम उठाइए जिसके परिणाम जनता को दिखने चाहिए। संजय जी, लॉकडाउन 2 दिन का चला जा रहा है, सबका कैसा लगता है? ये जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब बंद है। शराब की दुकानें खुली हुई है, भीड़ नजर आ रही है शराब की दुकानों पर। क्या लगता है कैसे चलेगा लॉकडाउन? कल एक व्यक्ति मिले थे, रास्ते में मैं कहीं रुका था तो वो बताने लगे, साहब उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का चालान काट देती है पुलिस अगर लॉकडाउन में निकलिए तो बोले मैं दारू नहीं पीता, लेकिन एक नया तरीका मैंने खोज रखा है, 100 रुपए की बोतल लेके अपने साथ चलता हूं। अगर कोई पुलिस वाला पूछता है तो मैं कह देता हूं ये बोतल लेने गया था, शराब लेने गया था, तो मेरा चालान नहीं होता। अब अगर ये हालत है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कि शराब की बोतल चालान से लोगों को बचा रही है, तो फिर आपका माई बाप ऊपर वाला ही है और कौन बचा सकता है आपको। ऐसे काम मत कीजिए, कुछ ऐसे तरीके अपनाइए
जिससे भाई आपको शराब खोलना ही है, शराब की बिक्री से आपको टैक्स ही लेना है, होम डिलीवरी करा दीजिए। जो लोग अब तो तमाम ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिनको मंगाना होगा अपने घर पे मंगा लेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन का किस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है, उसका मैंने एक उदाहरण आपको। घर में संजय जी पी ले जाती है तो बाहर कहीं अपना निकल के पी पा लेंगे, जिनका पीना होगा वो किस तरीका खोल लेते हैं। संजय भाई, कोरोना के इस संकट काल में भी जो लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल है, संस्थान है केजीयू, आज तक वहाँ पे जो डीसी अकाउंट नहीं किया सका, जो पीजीआई के निदेशक है उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दे दिया, तो कहते हैं कि मैं इतना बोर्ड कैसे संभालना पड़ रहा। सर देखिए, अगर आप सिर्फ ये चाहेंगे कि हम बड़ी बड़ी बातें करके समस्याओं का समाधान कर लेंगे, उससे नहीं होगा। टीम 11 आपने बनाई, उस टीम 11 को मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो उसमें एक डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट उसमें रखना चाहिए था। आपने आईएएस अधिकारियों की टीम 11 बना दी, रोज मीटिंग कर, बताइए उसमें मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तक टीम 11 में नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना किस लिए, उसको भी टीम 11 में नहीं रखा है। तो अगर आप कुछ इस विषय में चिंता करते हैं कि केजीएमयू जैसे संस्थान का वीसी नियुक्त होना चाहिए, डॉक्टरों का प्रबंध है कि नहीं है, बेड के इंतजाम है कि नहीं, वेंटिलेटर के इंतजाम है कि नहीं, तब तो आप उस दिशा में कोई काम करते हैं। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अभी भी सवेरा है, सरकार को जाग जाना चाहिए। और ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, होम आइसोलेशन अच्छे ढंग से लागू कराएं, अब आपने 3 दिन पहले शुरू किया है, प्लाज्मा बैंक बनाइए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कराइए, ये 3-4 चीजें यहां लागू कीजिए, स्थितियां ठीक हो सकती हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने भी बड़ी कठिनाई दिल्ली के अंदर देखी है, एक बड़ी महामारी स्थिति का सामना हमें भी करना पड़ा। विपक्ष तो प्लस कांग्रेस की जरिए अपनी बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसे कहना है कि योगी जी अनसुनी करना सारी बातें सुनी नहीं है। भाई सुन भी नहीं रहे हैं, और जो कोई बोल रहा है उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, तो ये तो आपको साफ तौर पर दिख ही रहा है। तो पार्टी को विकल्प है क्या? विकल्प है कि लड़ना है, बोलना है, उनको जो करना है वो करें, वो स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि सत्ता सिर्फ डंडा चलाने से और मुकदमे लिखने से चलती है, तो वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें।